रहीम नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनेद अंसारी। आज का खसूसी प्रोग्राम मैं आपकी खिदमत में लेके आ रहा हूँ। इंतहाई मुसर्रत है मुझे कि एक बहुत बड़ी शख्सियत जनाब अंसर अली खान बर्मिंघम सिटी काउंसिल से आप 2002 से इलेक्शन जीतते चले आ रहे हैं। ये छोटा एजाज़ नहीं है कि 20,000 से ज़ायद वोटर्स का मैंडेट बर्मिंघम सिटी काउंसिल में आपके पास है। और जहां हम बैठे हैं बड़े खूबसूरत मंजर है, यूं लगता है कि जैसे हम शालामार बाग में बैठे हैं जो मुगलों ने बनाया था। यूं दिखाई देता है कि जैसे हम बरतानिया के लंदन के किसी खूबसूरत से पार्क में बैठे हैं। लेकिन जनाब वाला मैं बताता जाऊं कि रैन बसेरा मुश्ताक मेंशन चौधरी अजीम मुश्ताक अंसर साहब के दोस्त भी हैं और इनके मेज़बान भी हैं। अंसर भाई, उर्दू में बात करें या इंग्लिश में? जी, जिस तरह आपकी मर्जी। उर्दू का प्रोग्राम है, उर्दू में ही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। खूब कहा आपने, ज़ुबान यार मन तुर्की वमन तुर्की नमी दानम। तो क्या कहते हैं जनाब, ये रैन बसेरा में आना और इनकी दोस्ती से महदूद होना, ये कोई खुदा ना खास्ता मेदे पे गरा तो नहीं गुजरता? नहीं जी, मेरे लिए ये मेरा घर है। सच्ची बात है कि अंकल मुश्ताक मोहतरम मेरे वालिद साहब के बाद वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने मेरी तालीम और तरबियत में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। ये मेरा घर है और मैं बचपन से, लड़कपन से, ज़माना तालिब इल्मी से अगर अपने घर के बाहर कहीं रहा हूँ तो यही मेरा ठिकाना है। इसलिए मुझे खुशी है कि आज मैं अपने भाई के साथ अपने अंकल मोहतरम की सराशगा पर 6 साल के बाद आया हूँ। अंसर साहब, मैं आपको बहुत अरसे से फॉलो कर रहा हूँ। आप माशाल्लाह एक्टिव हैं और आपकी एक्टिवनेस का जो सबूत है वो दिखाई देता है फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के जितने पोर्टल्स हैं उनके ऊपर। बाद हमारे दोस्त हैं वो इतने एक्टिव होते नहीं हैं जितने फेसबुक पे एक्टिव होते हैं। आप फिजिकली ज़्यादा एक्टिव हैं, फेसबुक पे कम चीज़ें आप डालते हैं, लेकिन फिर भी उससे पता चलता है आप बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? देखिए जी, मैंने सारी ज़िंदगी यही एक्टिविटीज़ ही की हैं। बहुत थोड़ी उम्र में मैं स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में आ गया था। यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर जब मैं ज़माने तालिब इल्मी में मैंने शऊर संभाला तो मेरे अंदर एक एहसास पैदा हुआ कि जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ इस मुल्क के अंदर वो आज़ादी का जो ख्वाब देखा जा रहा है और जो वादे किए गए हमारे साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर, वो उसके लिए हमने जद्दोजहद करनी है। चूँकि या जब आप उस उम्र में होते हैं, आप अपने मुस्तकबिल की बात कर रहे होते हैं, अपने ख्वाब देख रहे होते हैं, कोई डॉक्टर बनकर, कोई इंजीनियर बनकर, कोई वकील बनकर। तो मेरा सवाल ये था कि जब मेरे मुल्क का मुस्तकबिल नहीं है तो मेरा ज़ाती मुस्तकबिल क्या हो सकता है? चूँकि फ़र्द का मुस्तकबिल कौम के मुस्तकबिल से वाबस्ता होता है। तो मैंने स्टूडेंट लाइफ से ही कश्मीर की आज़ादी के हवाले से अपनी जद्दोजहद शुरू की और आज़ाद कश्मीर के अंदर तलबा को मुनज़्ज़म करने में अपना किरदार अदा किया। फिर जब बरतानिया में गया तो मैंने वो सिलसिला जारी रखा और वहाँ जाके महसूस हुआ कि जब तक बरतानिया की लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, शायद मैं अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने उस बड़े मिशन के लिए कोई बड़ा काम ना कर सकूं। यही वजह है कि मैं 95 में लेबर पार्टी में शामिल हुआ और 2002 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा। आपने आज़ाद कश्मीर में कहाँ से तालीम हासिल की? आपके वालिद मोहतरम कौन थे? आप क्या रवायती सियासतदान हैं जो कि मुंह में सोने का चमचा और हाथ में सियासत की छड़ी लेकर पैदा होते हैं? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? देखें जी, मेरा कोई सियासी पस मंज़र नहीं है। मेरे वालिद मरहूम जनाब मास्टर मंगा खान साहब जो एक स्कूल टीचर थे, वो यहाँ उस्ताद थे, उसके बाद वो बरतानिया मुंतकिल हो गए। मैंने समलोठा के उस मिडिल स्कूल से टाट पे बैठ के इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल डडियाल से मैंने मैट्रिक की, डिग्री कॉलेज डडियाल से ग्रेजुएशन की और मुस्लिम लॉ कॉलेज रावलपिंडी से LLB करके मैं बरतानिया में मुंतकिल हुआ। आपके पास मैंडेट है 20,000 से ज़ायद वोटर्स का। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में एक अजीब व गरीब किस्म की रस्म है कि डेमोक्रेसी तो हम फॉलो करते हैं, बरतानिया की दावा करते हैं, क्लेम करते हैं, लेकिन तड़का उसको ऐसा पाकिस्तानी और एशियन लगाते हैं कि अपने वोटर्स ही हमें अजीज होते हैं, मुखालिफ जो वोट होते हैं हम उन्हें विक्टिमाइज करते हैं। क्या आप बरतानिया में भी ऐसा करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है जी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं 5 इलेक्शन जीता हूँ और हर इलेक्शन में मैंने पहले से ज़्यादा वोट लिए हैं, बल्कि पिछले 2 इलेक्शन में मैं यूके में सबसे ज़्यादा वोट लेकर कामयाब हो रहा हूँ। लेकिन हमारी जो सियासत है, जब रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो हमारे लिए सब बराबर हो जाते हैं।
यानी रिजल्ट अनाउंस होने के बाद जो ही आप डिक्लेयर होते हैं उसके बाद आप पूरे हलके के नुमाइंदा हैं। हमें ये तफरीक ख़त्म हो जाती है और फिर हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि 4 साल तक हम बिला तफरीक रंग और नस्ल मज़हब हम सबको बराबरी की नज़र से देखें। और फिर उस मुल्क में जहाँ मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ वहाँ कोई एक कम्यूनिटी भी नहीं है, वहाँ मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ हैं, अंग्रेज़ हैं, अफ्रो कैरिबियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं, चाइनीज़ हैं, दुनिया भर की कम्यूनिटीज़ होती हैं। और मेरे हलके की भी यही सिचुएशन है जहाँ से मैं नुमाइंदगी करता हूँ। इसलिए हम सब को बराबर देखते हैं और सब के लिए बराबरी की बुनियाद पर सर्विसेज मुहैया करते हैं। वहाँ की जो जमहूरी प्रोसेस है मैं समझता हूँ कि उसकी खूबसूरती ये है कि 4 साल के बाद आपने लोगों में जाना होता है। एक दफ़ा तो आप मुंतखब हो गए, अगर आप लोगों के लिए डिलीवर नहीं करेंगे तो वो लोग आंखें बंद करके आपको वोट नहीं देंगे। ये हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है। और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और अपने उन वोटर्स का, अपने सपोर्टर्स का, जिनकी बदौलत मैं 5 दफ़ा सरखरू हुआ हूँ और हर दफ़ा मैंने पहले से ज़्यादा वोट लिया। इसका मतलब यह है कि लोग मेरी परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं। जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, मेरी एक आदत होती है, मैं जिस भी शख्सियत का इंटरव्यू करता हूँ थोड़ी प्रोफाइलिंग चेक करके जाता हूँ, उनके बारे में मालूमात इकट्ठी करके जाता हूँ। और आप तो ज़ाहिर है कि वन ऑफ द आइकॉन्स, आप इनके फ्रेंड हैं अजीम मुश्ताक साहब के। आपको मैं अरसे से अजीम मुश्ताक साहब की वजह से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि बर्मिंघम सिटी काउंसिल का जो बजट है वो तकरीबन 3.5 अरब पाउंड्स के करीब है। तो इतना बड़ा बजट जो है, ये कितनी आबादी है बर्मिंघम की जिनके ऊपर आप खर्च करते हैं? देखें जी, बर्मिंघम जो है यूरोप की सबसे बड़ी लोकल अथॉरिटी है। हमारी तकरीबन 1.1 मिलियन पॉपुलेशन है और तकरीबन 3.5 बिलियन पाउंड बजट है। इसमें तमाम जो सर्विसेज हैं, बेसिक सर्विसेज हैं, वो हम बर्मिंघम सिटी काउंसिल से डिलीवर करते हैं। हमारा जो वहाँ स्ट्रक्चर है, लोकल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स हैं और जो बेसिक सर्विसेज हैं वो सारी लोकल गवर्नमेंट डिलीवर करती हैं। जो पार्लियामेंटेरियन का काम है वो नेशनल सतह पर पॉलिसीज बनाना और हुकूमती सतह पर मामलात को चलाना है। बाकी तमाम जिम्मेदारी जो है वो हमारी लोकल अथॉरिटी की है। यहाँ एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का फिगर जो है मैं अपने तमाम नाजरीन की नजर कर रहा हूँ। ये देखिए कि अंसर अली खान साहब को अल्लाह पाक ने जो मुकाम दिया है कि ये सबसे बड़ी यूरोप की जो काउंसिल है उसके आप वहाँ पे नुमाइंदे हैं, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और तकरीबन 1.1 मिलियन, इन्होंने कहा कि वहाँ की आबादी 11 लाख, आसान कर देते हैं जो मिलियन नहीं समझते, 11 लाख अफराद के लिए तकरीबन 450 अरब रुपए जो हैं उनके लिए रखे जाते हैं सिविक फैसिलिटीज के लिए। 450 अरब 11 लाख अफराद के लिए। आज़ाद कश्मीर की आबादी इस वक्त, अजीम मुश्ताक साहब ने मुझे एजुकेट किया था, 40 से 45 लाख के दरमियान है। और इसका टोटल जो बजट है ये तकरीबन 75 अरब रुपए है। 45 लाख लोगों के लिए 75 अरब रुपए और 11 लाख लोगों के लिए 450 अरब रुपए। दिस इज द डिफरेंस। तो क्या ये ब्रिटिश इडियम, ये फ्रेज दुरुस्त है कि मनी मेक्स मेयर गो? देखें जी, वहाँ का जो सिस्टम है, पहले आपको उसको समझने की ज़रूरत है कि जब लोकल गवर्नमेंट के अंदर पावर्स डिवॉल्व हैं, आपकी सर्विसेज डिवॉल्व हैं, तो फिर वहाँ पे सर्विसेज तभी आप रन कर सकते हैं जब बजट आएगा। तो बजट के बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते। और इसमें मैं ये भी बता दूं कि पिछले 2012 से लेकर आज तक बर्मिंघम का जो बजट है उसमें 800 मिलियन पाउंड की कटौती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। कटौती के बाद ये बजट है, ये जो बजट हमने अभी मंजूर किया है 3.5 बिलियन पाउंड का, इस साल जो फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ था, हमने जो बजट अप्रूव किया है इसमें 71 मिलियन पाउंड की कटौती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और 12 से लेकर 18 तक जो 6 साल का अरसा है 800 मिलियन पाउंड की कटौती है टोटल। एजुकेट करूंगा थोड़ा सा। सर, क्या सीखा आपने हमसे? क्या आपने यहाँ पे बैरिस्ट्री की तालीम, LLB आपने किया, LLB आपने किया। हुजूर, आपके वहाँ सिटी काउंसलर जो है इस तरह के काम करते हैं अवाम के। हमारे यहाँ पे MLA और MNA जो है वो अवाम की खिदमत करता है, गली गली में जाके टूटी लगाता है, नलका लगाता है, वहाँ पे लाइटें लगाता है। आपके तो वहाँ पे MLA सुना लिफ्ट ही नहीं कराते, वहाँ के जो मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट है। देखिए जी, वहाँ जो मेंबर पार्लियामेंट का उनका भी बड़ा खूबसूरत रोल है और मैं समझता हूँ कि वो अगर उसको फॉलो कर लिया जाए तो शायद बहुत सारी यहाँ इंप्रूवमेंट आ सकती हैं। हमारा मेंबर पार्लियामेंट जो है वो मंडे टू थर्सडे वो पार्लियामेंट में है, वो कानून साजी करता है और पार्लियामेंट का सेशन 5 डे होता है।
اس کے بعد وہ تھرسڈے رات کو جب سیشن ختم ہوتا ہے وہ اپنے حلقے میں آ جاتے ہیں, اور اگلے 3 دن ان کے حلقے کی اگر آپ ڈائری دیکھ لیں, وہ صبح سے لے کر شام تک وہ مختلف میٹنگز میں, سکولز میں, ایجوکیشن سینٹرز میں, اور ہر ہفتے وہ ایک اپنی سرجری کرتے ہیں, اپنی کھلی کچہری لگاتے ہیں. ہم کاؤنسلرز بھی کرتے ہیں اپنے اپنے ایریے میں, ممبر پارلیمنٹ بھی کرتا ہے. یعنی ہفتے میں ایک دفعہ آپ کا ممبر پارلیمنٹ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے, کسی کا کوئی مسئلہ ہے وہ اس کو جا کے مل سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو اس نے اپنے انسٹیٹیوشنز کو وزٹ کرنا ہوتا ہے, حلقے کے اندر میٹنگز کرنی ہوتی ہیں, باقی پروجیکٹس کو وزٹ کرنا ہوتا ہے, وہ اس کے علاوہ ہے. اور اگر ایک ہفتہ آپ فالو کر لیں ممبر پارلیمنٹ کو تو اب اندازہ ہو جائے کہ یہاں کا جو ممبر پارلیمنٹ اور برطانیہ کا ممبر پارلیمنٹ میں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نے جو بات فرمائی, بلکہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, ہمارے جو منسٹرز ہیں جب وہ لنڈن کو چھوڑتے ہیں تو وہ پروٹوکول وہیں چھوڑ کر عام گاڑی میں اپنے حلقے میں آتے ہیں, اور خود ڈرائیو کر کے وہ جو 2-3 دن رہتے ہیں وہ حلقے کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. کوئی پروٹوکول نہیں ہے, کوئی پولیس نہیں ہے, اور انہیں کوئی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کی بات سے جو میں نے لرن کیا, انصر علی خان صاحب آپ برمنگھم سٹی کونسل کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, 2002 سے الیکشن جیت رہے ہیں برطانیہ میں. آپ کی بات سے میں نے سیکھا یہ کہ آپ کا جو ایم ایل اے ہے, جیسے ہم یہاں ایم ایل اے کہتے ہیں, وہاں ممبر پارلیمنٹ ہے, ممبر برٹش پارلیمنٹ ہے, ایم پی ہے, وہ 7 کے 7 دن کام کرتا ہے. 4 دن سرکاری کام اور 3 دن وہ جا کے وہاں پہ دوسرا کام کرتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے, ریویو کرتا ہے. تو ایک شاعر کا شعر ہے, مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو یہ عشق کیوں کرتے ہیں آپ عوام کے ساتھ؟ دیکھیں, وہاں کی جمہوریت جو ہے وہی سب سے بڑی طاقت ہے, اور اس ملک کی ترقی کا راز یہی ہے کہ ہر 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد ہم لوگوں میں جاتے ہیں, اور جس آدمی نے پالیٹکس کرنی ہے اس کا صرف ایک نقطہ نظر ہے کہ اس نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ چاہے وہ ممبر پارلیمنٹ ہے, کاؤنسلر ہے, ان کو سیلریز ملتی ہیں, اور وہ سیلریز لوگوں کے ٹیکس پے کی وجہ سے ملتی ہیں. ہم لوگوں کے ملازم ہیں. اگر عوام ہماری سیلریز پے کرتی ہیں اور ہم عوام کو سروسز مہیا نہیں کریں تو اس سے بڑی بددیانتی نہیں ہو سکتی. یہاں کے ایم ایل ایز کو کچھ پیغام تو دیجیے علی جا. ہم تو ان کو سلوٹ مارتے ہیں, ان کی گاڑیاں جاتی ہیں, ہم ان کو جناب ان کی دھول کے اندر گم ہو کے رہ جاتے ہیں. یہ تو اپنے آپ کو ہمارا افسر سمجھتے ہیں, ہمیں اپنی رعایا سمجھتے ہیں. یہاں کے تمام لیڈرز کی میں بات کروں, کسی ایک پارٹی کو وکٹمائز نہیں کر رہا میں, یہاں کے لوگوں کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, جو میرا جو مطالبہ ہوگا یہاں کے سیاستدانوں سے وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے پروٹوکول پہ جو لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے, کروڑوں, اس کو ختم کریں. یعنی ویسٹیج کو کنٹرول کر لیں. 1 پوائنٹ ایجنڈا, ویسٹیج کو کنٹرول کریں, ان نیسیسری جو ایکسپینڈیچر ہیں ان کو ختم کریں. آپ کے ایک ممبر پارلیمنٹ کا جو پروٹوکول کا اور ٹی اے ڈی اے کا بجٹ ہے, میرے خیال میں ہمارے 10 ممبران پارلیمنٹ کا بھی اتنا نہیں ہوگا. اس لیے لوگوں کی سروسز پہ اگر توجہ دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فضول قسم کی رسومات ہیں اور وہ پروٹوکول کے چکر ہیں, اپنی انا کا معاملہ ہے. سیاستدان کا جو بنیادی مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو سروسز مہیا کریں, وہ صحیح معنوں میں عوام کا خادم ہے. اور بحیثیت مسلمان میرا یہ بلیو ہے کہ جب ہم لوگوں کا مینڈیٹ لے کے جاتے ہیں تو ایک دن کو روز محشر ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے اپنے اس مینڈیٹ پہ جو لوگوں نے ہمیں دیا. دوسرا, اپنے لوگوں کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے. اگر اس سوچ کے ساتھ ہم یہاں سروسز مہیا کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہاں لوگوں کو بہتر طریقے سے ہم نمائندگی نہ کر سکیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں ووٹ تو لیے جاتے ہیں بڑے سلوگنز پہ, بڑے نعروں پہ, بڑی باتوں پہ, لیکن جب عملی طور پر آپ اس اسمبلی میں پہنچتے ہیں یا اس پالیسی میکنگ انسٹیٹیوشن میں پہنچتے ہیں تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. اور دوسرا جو میری ریکویسٹ ہے ووٹر سے کہ خدا کے لیے میرٹ کو سامنے رکھیں. ہمارا جو سسٹم ہے وہاں ذاتیات کو نہیں دیکھا جاتا, وہاں پارٹیوں کے پروگرام کو دیکھا جاتا ہے. مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑے جاتے ہیں, اور جو پارٹی مینیفیسٹو ڈیلیور نہیں کرتی ہے لوگ اس کو اس کی بنیاد پر ریجیکٹ کریں گے. یہاں چونکہ پارٹی پالیٹکس ڈیولپ نہیں ہوئی ہے, میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک امیدوار ایک دفعہ ایک سال میں ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑتا ہے, وہی دوسری دفعہ دوسری پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑے گا, اور تیسری دفعہ تیسری پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑے گا. اسے غلطی کا احساس کہتے ہیں, اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ غلط جگہ آ گیا. میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ غلطی نہیں ہے. وہ آدمی پولیٹیکلی کلیئر نہیں ہے, اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے, اس کی سیاست کیا ہے, اس کا ویژن کیا ہے, اس کی پالیسی کیا ہے. جس آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے یا وہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتا کہ اس کا پولیٹیکل بلیو کیا ہے, تو وہ لوگوں کی کیا نمائندگی کرے گا. بالکل صحیح کہا آپ نے. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. انصر علی خان صاحب,
जनाब अजीम मुश्ताक साहब एक बड़ी शख्सियत आपकी दोस्त हैं, आप खुद भी बड़ी शख्सियत, आपके वालिद मरहूम ही वॉज सच ए ग्रेट मैन कि आज भी शहर के विजडम रखने वाले बुजुर्ग लोग उनका बड़े अदब से एहतराम से जिक्र करते हैं। अंसर अली खान से आपकी दोस्ती की वजह क्या है? वो एक शायर का शेर है ना कि दोस्तों के दरमियाँ वजह दोस्ती है, तो आपकी वजह दोस्ती क्या है? अंसर अली खान मेरा बचपन से दोस्त है और आज तक मैंने जो आला ज़रफ़ी, जो बर्दाश्त इस शख्स में देखी, मैंने किसी दूसरे बंदे में नहीं देखा। ये पिछले दिनों बीमार हुए कुछ अर्सा चंद माह पहले, और मैंने आपको इंतहाई मुस्तरब और परेशान देखा। आप स्पेशल बरतानिया गए अपने इस दोस्त की खातिर। आपकी परेशानी जो थी वो इतनी ज़्यादा थी, यूँ लग रहा था आपका सगा भाई बीमार हो गया। जैसे अंसर अली खान मेरे लिए और मेरे इलाका के लिए एक असासा है, और मैं जब इंग्लैंड जाता हूँ मैं लंबी लंबी कतारें एक रोड पर देखता हूँ। हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग रोज़ जमा होते हैं छोटे छोटे मसाइल अपने लेकर अंसर भाई के पास, और मैं इसको दिन रात काम करते देखता था। इसीलिए तो बीमार हो जाते हैं। इसीलिए ये ठीक हो गए, उनकी दवाओं का नतीजा है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अजीम मुश्ताक से मैं पूछूंगा इंतहाई क्रिटिकल क्वेश्चंस। आप यहाँ डडियाल में, मीरपुर में, आज़ाद कश्मीर में यहाँ पे पॉलिटिक्स कम सोशल वर्क दोनों काम कर रहे हैं। मैं इनकी गुफ्तगू की रोशनी में, अंसर साहब की गुफ्तगू की रोशनी में मुश्ताक साहब से पूछूंगा, हुजूर वाला अजीम साहब, आपने अजीम मुश्ताक साहब इनसे सीख के यहाँ अप्लाई क्यों नहीं किया? हालात अब भी हमारे मुस्तरब हैं, हालात अब भी हमारे परेशान हैं। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। 7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है? जी नाजरीन, वेलकम बैक। इस वक्त रैन बसेरा अजीम मुश्ताक साहब के घर में, मुश्ताक मेंशन में मैं मौजूद हूँ, और चौधरी अजीम मुश्ताक के मेहमान जनाब अंसर अली खान, काउंसलर हैं आप बर्मिंघम के, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी सिटी काउंसिल है। बरतानिया से आप तशरीफ लाए हैं और बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू आपने की है। अजीम मुश्ताक साहब, इन्होंने जो बातें बताई हैं ख्वाब ख्याल सी लगती हैं। ब्रिटिश डेमोक्रेसी जो कि दुनिया की ओल्डेस्ट पायनियर मोस्ट शायद इसे डेमोक्रेसी कहा जाता है, और पाकिस्तान और इंडिया में वही फॉलो की जाती है। हमारे यहाँ आप लोगों ने इसको कौन सा तड़का लगाया कि सत्यानाश फेर दिया आवाम का? देखें जी, मैं ये बात कहता हूँ कि अंसर अली खान साहब हमारे सामने बैठे हैं। ये अंसर अली खान काउंसलर हमें किसने दिया? या शफीक शाह साहब हैं हमारे, या मिर्ज़ा खालिद महमूद साहब हैं हमारे, लॉर्ड नज़ीर साहब हैं, अपनी शबाना है। ये एक सिस्टम दे रहा है। वहाँ बल्दियाती इंतखाबात हैं, लोग वहाँ से आगे निकलते हैं, सर्विसेज मुहैया करते हैं और यहाँ आ जाते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि मेरे ख्याल में शायद 20 साल हो गए कि हम बल्दियाती इंतखाबात की सिल्वर जुबली हो गई है, और हम बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जा ही नहीं सके। उसके अलावा साहब मुझे बताएं, यहाँ पे सेहत के हालात इंतहाई ख़राब हैं। यहाँ पर सफाई की सूरत हाल ये है कि मीरपुर शहर के एक कोने से लेकर आखिर तक जाएं, जगह जगह कूड़े के ढेर, हीप्स ऑफ आपको फिल्थ दिखाई देते हैं। शहर फिल्थ डिपो बना हुआ है। अस्पताल में जाते हैं तो आप सेहतमंद जाएं, इंशाल्लाह बीमार होके आएंगे, अल्लाह ना करे। तो क्या कहते हैं इस पे आप? जी, मैं पिछले दिनों देख रहा था कि जो हादसाती अमवात की शरह है वो आज़ाद कश्मीर में और बिलखसूस मीरपुर में सबसे ज़्यादा है। हमारा कोई हादसा होता है, अस्पताल जाते हैं, वो हमें रावलपिंडी भिजवा देते हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से एक रिक्वेस्ट की थी कि ट्रॉमा सेंटर पूरे आज़ाद कश्मीर में कायम किए जाएं। एक सर्जन डॉक्टर को उसमें पाबंद करना है कि वो बैठे और 24 घंटे वो बैठे, और कुछ वो आपकी सर्विसेज हैं 1-to-1 है या डबल रेस्क्यू सर्विसेज हैं। मैं आपको थोड़ा सा मैं सर आपको जरा थोड़ा सा अपडेट कर दूं। अभी मैं दो रोज कबल सरदार मसूद खान साहब, सदर आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब राजा फारूक हैदर खान, सालार जमहूरी साबिक सदर वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर हयात खान के तारीखी इंटरव्यूज़ करके आया हूँ नकियाल से। तो मुझे राजा फारूक हैदर खान साहब ने एक निजी गपशप में बताया कि 1 तारीख से आज़ाद कश्मीर के तमाम DHQ हॉस्पिटल्स में
ट्रॉमा सेंटर्स आपकी तजवीज़ जो थी वो कबूल कर ली है और वो ट्रॉमा सेंटर्स अब मुफ्त वहीं देंगे, हर सर्विस मुफ्त देंगे। जी, बड़ी खुशी की बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने दौरे डडियाल में ये बात बताई है कि हम बहुत जल्द ट्रामा सेंटर शुरू कर रहे हैं। देखिए, आज़ाद कश्मीर की जब रियासत की बात की जाए तो मेरा ये मौक़िफ़ है कि इस रियासत को किसी ने बाहर से आकर नहीं लूटा, बल्कि हमने खुद इसको लूटा है। और आप ज़रा गौर करें, जब इतने ज़्यादा अज़ला नहीं थे, 3-4 इजला थे, 4 अज़ला थे, और उस वक़्त कितने डीसी थे? 4 डीसी थे। उनकी कारकर्दगी इनसे बहुत बेहतर थी। आज आप देख लें कि सेक्शन ऑफिसर्स हमारे कितने, एसी कितने, हमारे सब डिवीजन्स कितने, और ये बोझ किस पर पड़ रहा है? ये बोझ पब्लिक पर पड़ रहा है। अब रियासत अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम है कि हम कुछ बचत करेंगे। बचत तभी होगी जब इन चीज़ों पर भी गौर किया जाएगा। आज आप देखें कि हमारे पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हर 24 बंदों पर एक मुलाजिम है आज़ाद कश्मीर में। ये आप मुझे अजीब व गरीब फिक्र दे रहे हैं। अजीम साहब, आप ऑन कैमरा बात कर रहे हैं, प्लीज कोई ऐसी बात न कीजिएगा कि बाद में मैं अंदर हो जाऊं। इंसारी साहब, मैं इंतहाई जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि हर 24 बंदों पर एक मुलाजिम है। अब आबादी का तनासब निकाल रहे हैं, और इससे बड़ा जुल्म देख लें। अब मैं एजुकेशन की तरफ आता हूँ, हर 6 स्टूडेंट्स पर एक टीचर है। हर 6 स्टूडेंट्स पर एक टीचर है। और आप इसकी कारकर्दगी देख रहे हैं। हमारे बजट का बड़ा हिस्सा तनख्वाहों की नजर हो जाता है। मुझे देखें हमने कौन सी तरक्की करनी है, कौन सी बेहतरी लानी है। साहब, यहाँ मैं रोकूंगा। ये जो आप खौफनाक किस्म के इंकशाफात, पहली दफा ये एजाज मुझे अल्लाह पाक ने दिया, ये पहली दफा ये ऑन कैमरा अजीम मुश्ताक साहब, ये अंसर अली खान साहब की बरकतें हैं कि सच बोल रहे हैं, बहुत ही ब्लंट किस्म का। वरना ये शायद थोड़ा सा मसलियत पसंदी भी बात करते थे, दूसरे की इज्जत भी करते हैं, करते रहेंगे। ये जो आप फिगर्स मुझे दे रहे हैं, ये डॉक्यूमेंटेड हैं, प्रूफ कर सकते हैं आप? इंशाल्लाह जी, मैं ये प्रूव करूंगा, और किसी भी फोरम पर मैं इसको प्रूव करने के लिए तैयार हूँ। मैंने पिछले 2-4-6 ऐसे इंटरव्यू किए अरशद गाजी साहब के, चौधरी अनवार हक साहब के, दीगर लोगों के, कि कहा उन्होंने भुगता मैंने। अब क्या आप रहे हैं, मैं तो नहीं भुगतूंगा? नहीं, इंशाल्लाह अजीम मुश्ताक ही भुगतेगा, जुनैद अंसारी नहीं भुगतेगा। जारी रखें। अच्छा, आपने सेहत की बात की। देखें, मैं इसको स्टडी करता हूँ। आज तक आपको कुछ सेहत की पॉलिसी नजर आई है हुकूमत की तरफ से, किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से? अपने एमएलए की बात की। मुझे अफसोस होता है कि आज हमारे एमएलए का मेयार काउंसलर से ज्यादा नहीं है। उनको तो अपना काम याद नहीं है कि हमारा काम लेजिस्लेशन है। वो टूटी नलके के और गली और सड़क के पीछे पड़े हुए छोटी छोटी गलियां बना रहे हैं, या वो खंबू की सियासत कर रहे हैं। वही दौर है हमारे पास। हमारा वो विजन एक्सपोजर ही नहीं आगे जा सका। आप बेशुमार, मैं कहता हूँ मिनिस्टर से पूछ लें कि आज़ाद कश्मीर के महकमे कितने, वो आपको नहीं बता सकेंगे। तो जब जी, तो यहाँ पे सर मुझे बताएंगे, अब मीरपुर में एक तब्दीली आई है कि चौधरी सईद जैसा आपके काउंटर पार्ट रहे, आप, मैं देखता रहा AJKCCI में आप भी सर प्रेसिडेंट रहे, वो भी प्रेसिडेंट रहे। अब उनका बेटा सोहेब सईद जो हैं, उनके बेटे सोहेब सईद साहब, वो प्रेसिडेंट हैं। क्या इन जैसे पढ़े लिखे लोगों के, जो कि आपके खमख्याल भी हैं, आप उनके सपोर्टर हैं, वो आपके सपोर्टर हैं, इनके वजारत में आने के बाद चौधरी सईद जैसे लोगों के कोई पॉलिसी मेकिंग में फ़र्क पड़ेगा? मैं जी शहर के वाले से भी चौधरी सबसे बड़ी तवक्कुआत रखता हूँ, रियासती सतह पर भी बड़ी तवक्कुआत रखता हूँ। वो शख्स पढ़ा लिखा है, एक्सपोजर ओवियन का मालिक है, मसाइल से आगाह भी है, और वो उसको हल करना जानता भी है। और मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं, अगर चौधरी साहब डिलीवर ना कर पाए तो मेरे ख्याल में ये हमारी बदकिस्मती होगी। अंसर अली खान साहब, ये जो बातें बता रहे हैं, 6 बच्चों के ऊपर एक टीचर, और आज़ाद कश्मीर के 24 लोगों के ऊपर एक सरकारी मुलाजम, इस तनासुब को आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए जी, मैं जिस एंगल से देख रहा हूँ कि एजुकेशन अटेनमेंट्स क्या है, एजुकेशन का मयार क्या है। तमाम पोजीशनें जो हैं टॉप 90% प्राइवेट इदारे ले रहे हैं, गवर्नमेंट का इदारा एक भी नहीं ले रहा। मैं इससे इत्फाक करता हूँ, और मैं बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी जानता हूँ कि मैं इमिग्रेशन को डील करता हूँ। बहुत सारे लोग जो यहाँ से वीज़े करवाते हैं, वीज़े लेके जाते हैं, मैं उन लोगों को डील करता हूँ। एजुकेशन का मयार बहुत लो है। आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो पुराने दौर के मैट्रिक से वो बेहतर नहीं है। और अगर आपकी एजुकेशन का मयार ये है तो आप
21वीं सदी में रह रहे हैं, आपका पूरी दुनिया के साथ कंपटीशन है, आपने किस तरह compete करना है और अपने बच्चों को कहाँ अकोमोडेट करना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मैंने परसों हायर एजुकेशन कमीशन के जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान के डॉक्टर मुख्तार शेख, जो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की तमाम यूनिवर्सिटियों के हेड हैं, ही इज आल्सो अ कश्मीरी फ्रॉम ऑक्युपाइड कश्मीर, बहुत पढ़े लिखे, पोस्ट डॉक्टरेट किया हुआ है आपने, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं आप। उन्होंने मुझे इंटरव्यू देते हुए ये बात कही थी कि कोई भी मुल्क गवर्नेंस जब करता है, यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे थे, तालीम की बात कर रहे थे, गवर्नेंस का पहला स्टेप है प्लानिंग, दूसरा स्टेप उन्होंने कहा एक्शन और तीसरा स्टेप है रिव्यू। क्या यहाँ तीनों नजर आ रहे हैं आपको? मुझे यहाँ तो कुछ नहीं नजर आ, लेकिन मैं पहले बात मुकम्मल करूँ एजुकेशन की, जो मेरे लिए कंसर्निंग है। कंसर्निंग इस हवाले से है कि आपके बहुत सारे नौजवान यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं बरतानिया के अंदर, और बरतानिया में वो मैरिजेस वीज़ा पे जा रहे हैं। मैरिजेस वीज़ा की आज का जो लीगल पोजीशन है, पहले आपको साल के बाद, फिर 2 साल के बाद इंडेफिनिट स्टे मिल जाती थी, आजकल 5 साल के बाद मिलती है। और वो तो स्पॉन्सर के लिए है, वो तो फाइन है, लेकिन यहाँ से जो जा रहा है, एक तो जो बेसिक यहाँ का टेस्ट है इंग्लिश टेस्ट, उनको पास करने में दुश्वारी है। फिर वहाँ जब जाते हैं तो वो एक्सटेंशन के लिए लैंग्वेज टेस्ट है। उसके बाद जब इंडेफिनेटली करते हैं तो आपको 2 इंग्लिश टेस्ट देने पड़ते हैं, लाइफ इन द यूके और ईस्ट वॉलंटरी 3 के मुताबिक लेवल का है B1। तो यहाँ के पढ़े लिखे मास्टर्स नौजवान तो पहले क्लास पहली ट्राई में ही पास हो जाते होंगे आला तालीम हासिल करने की वजह से। नहीं, वहाँ मसाइल हैं जी, मैं कहता हूँ 2 बड़े मसाइल हैं। एक तो लैंग्वेज इटसेल्फ प्रॉब्लम है और एजुकेशन प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि इन 5 सालों के अंदर इस एजुकेशनल गैप की वजह से बहुत सारी शादियां नाकाम हो रही हैं। जो सवाल मेरा क्रिटिकल प्लीज उसे मैं समझाने की, आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, मेरे अल्फाज में सही बयान नहीं कर सका। आप कह रहे हैं ना कि यहाँ का जो MA पास है वो पुराने दौर के मैट्रिक से भी क्या गुजरा है, तो यहाँ का फिर बंदा जाके वहाँ पे आइल्स के अंदर या वहाँ का जो टेस्ट है इंग्लिश का, उसमें अच्छा परफॉर्म करता है या बहुत बुरा परफॉर्म करता है? ये वो बहुत स्ट्रगल करते हैं बेचारे, बड़ी मुश्किल से वो पास करते हैं। लाइफ इन द यूके ऑनलाइन टेस्ट है, उसमें कोई 18 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, लेकिन आउट ऑफ अराउंड 80 क्वेश्चंस उसमें वो मोस्टली वो नहीं कर पाते। और वही जनरल नॉलेज है, वो किताबें अवेलेबल हैं, सब कुछ है, यहाँ की क्वालिटी को शो कर रही है। और फिर दूसरा जो खतरनाक चीज है, एजुकेशनल गैप होने की वजह से यहाँ और वहाँ के बच्चे के दरमियान मैरिजेस ब्रेक हो रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। और जब यहाँ का बच्चा अच्छी एजुकेशन के बगैर जाएगा तो वहाँ की सोसाइटी पे वो बोझ है, वहाँ उसके लिए अच्छी जॉब्स नहीं है, चूंकि इनके पास स्किल्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है। और वहाँ फिर क्या करते हैं, टैक्सी करें, रेस्टोरेंट्स में काम करें, और वहाँ माशी बदहाली का शिकार खानदान हो जाते हैं। वो पॉवर्टी एक ऐसा प्रॉब्लम है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में है, उसमें खानदान में खराबियां पैदा होती हैं। मेरा पैगाम ये है जो मैं देना चाहता हूँ कि बरतानिया में आना अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम, वो उस मुल्क ने दरवाजे खोले हुए हैं, लेकिन बरतानिया जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, आला तालीम हासिल करें, लैंग्वेज स्किल्स हों, आप स्किल्स लेके जाएं, ताकि उस माशरे पे भी आप बोझ ना बने और अपने खानदान पे भी बोझ ना बने। आप अपने खानदान को भी बेहतर तरीके से फीड कर सकें और उस सोसाइटी में आप किरदार अदा कर सकें, ये मैं कहना चाहता हूँ। आखिरी 1-2 बातें आपसे अजीम भाई से मैं पूछूंगा। हम कश्मीरी दुनिया में जहाँ भी रहते हैं ना, कश्मीर हमारे अंदर रहता है। वो क्या, किसी शायर कश्मीर नज़ीर अंजुम ने फरमाया था कि जब कोई देश मनाता है दिन अपनी आज़ादी का, दिल का दर्द सुलग उठता है, याद आए कश्मीर बहुत। भाईजान, ये कज़िया कश्मीर आपके बरतानिया ने पैदा किया था, बोलिए ना मलका बरतानिया को हुजूर वाला, मसला साड़ा हल करा दो। जी, हम मुसलसल कह रहे हैं, लेकिन जो बात है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बर्रे सगीर की तकसीम के वक्त अगर वो जो कानून था उसके मुताबिक रियासतों को जो इख्तियार मिलना था, वो आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को इख्तियार मिल जाता तो शायद ये मसला ना होता, लेकिन वो 47 की बात थी। आज 70 साल के बाद बरतानिया का ये इशू नहीं रहा है। बरतानिया उस लेवल पर उसको डील नहीं कर रहा है। वो ये कह रहे हैं जी कि ये बायलैटरल इशू है बिटवीन पाकिस्तान। आप क्या समझते हैं, क्या ये बायलैटरल है? कश्मीरी कहाँ है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का मौकफ है, लेकिन बैसियत कश्मीरी हमारा मुतालबा ये है कि अगरचे ये 2 ममालिक ने आपस में मुआहदे करके इसको बायलैटरल इशू बना दिया है, लेकिन ये बायलैटरल इशू नहीं है। ये एक कौम की आज़ादी का मामला है, एक कौम के उस राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का मामला है जिसको यूनाइटेड नेशन ने
تسلیم کیا اور برطانیہ یونائٹڈ نیشن کا ممبر ہے. برطانیہ کی سیاسی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ان ریزولوشن جس میں وہ اس کا ممبر ہے ان کو امپلیمنٹ کروانے میں اپنا کردار ادا کرے. اور پھر دوسرا مطالبہ آج کل ہم برطانیہ کے اندر جو پش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ کے لوگوں نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ برطانیہ کا حصہ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے. برطانیہ کی حکومت نے کسی ایک آدمی کو گرفتار نہیں کیا, ایک گولی نہیں چلائی, ایک آدمی کو قید نہیں کیا اور اس مطالبے کو تسلیم کیا. بالکل کسی کو کوئی ظلم جبر تشدد نہیں ہوا اور اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کو یہ حق دیا اور ان لوگوں نے ووٹ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ برطانیہ کا حصہ رہنا چاہتے ہیں. اسکاٹ لینڈ کے لوگ جو ہیں ان کے بھی کروموسوم کا نمبر وہی ہے جو کشمیر کے لوگوں کا ہے؟ نہیں جی, وہ بڑے آرگنائز لوگ ہیں, ان کا لیول ہو رہا ہے اس میں بعد میں وہ بھی انسان ہے نا بھیا. بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آرگنائز ہیں, وہ بہتر ہیں, وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں اور وہ بھی انسان ہیں. جب وہ انسان ہیں. اور دوسرا جو مسئلہ میں لنک کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارا برطانیہ کے اندر ریفرینڈم ہوا ہے. جب ہمارے ملک نے مطالبہ کیا کہ ہمیں یورپ میں رہنے یا نہیں رہنے سے جو اس کا حق ہے وہ دیا جائے تو وہ حق بھی دیا. یعنی ایک سال میں اسکاٹ لینڈ اور برطانیہ کے لوگوں کو 2 دفعہ حق دیا. تو اگر ان انسانوں کا مطالبہ مانا جا سکتا ہے تو کشمیری بھی انسان ہے, وہ ایک قوم ہے. کشمیر کے مسئلے کو بالکل اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ بات جو اس وقت دنیا کی سیاست میں تبدیلی آ رہی ہے وہ سی پیک ہے. سی پیک جو ہے وہ پوری دنیا کی اکانومی کو اٹریکٹ کر رہا ہے. آج برطانیہ یورپ سے نکل رہا ہے. برطانیہ جو ہے وہ اپنی اکانومی کی جو ریس ہے یا ٹریڈ کی جو باتیں کر رہا ہے وہ ہندوستان اور چائنا اور اس ریجن سے کر رہا ہے. اگر برطانیہ نے, یورپین یونین نے, امریکہ نے اور بین الاقوامی برادری نے اس ریجن میں انویسٹمنٹ کرنی ہے, اس ریجن سے ٹریڈ کرنا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں 3 بڑی نیوکلیر طاقتیں ہیں, چائنا, انڈیا, پاکستان, بلکہ 4 رشیا کو شامل کر لیں, 4 ہیں. اور اس ریجن میں ہی مسئلہ کشمیر ہے. اگر کشمیر کے ایشو کو ریزولو نہیں کیا گیا, یہاں امن نہیں ہوا تو نہ تو برطانیہ کی انویسٹمنٹ سیف ہے, نہ امریکہ کی ہے, نہ یورپین یونین کی ہے. یہ ہاف آف دا ورلڈ ہے. کوئی شک نہیں ہے. یہ ان کے نیشنل انٹرسٹ میں بھی یہ ہے کہ برطانیہ کے نیشنل انٹرسٹ میں بھی کہ اس مسئلہ کو حل کروانے میں اپنا کردار ادا کریں. اور ہم جو برٹش پالیٹیشنز ہیں ہم اس سائڈ پہ پش کر رہے ہیں. لیکن ناکامی یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے آزاد کشمیر کے اندر یا پاکستان کے اندر یا پاکستان کی فارن پالیسی ہے وہ شاید اس لائن پہ نہیں سوچ رہی ہے. یہ ٹائم ہے میری نظر میں سی پیک ایک اپرچونٹی ہے. اس اپرچونٹی سے اگر فائدہ نہ اٹھایا جا سکا تو شاید مسئلہ کشمیر کبھی بھی حل نہ ہو سکے. بڑی آپ نے خوفناک بات یہ بتائی ہے کہ اگر اس گیم چینجر سے سی پیک سے فائدہ نہ اٹھایا, پالیسی میکنگ نہ کی تو نقصان ہوگا کشمیر کیس کو. عظیم مشتاق صاحب, آخری 2 باتیں. آزاد کشمیر میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں, آپ کے ابا جی کے تمام وہ ظاہر جاننے والے ہوئے, صدر, وزیر اعظم, مختلف صدور, مختلف وزیر اعظم, ماضی کی بات کر رہا ہوں. آپ کے آئیڈیل آج تک کوئی 2-3 شخصیات صدور و وزیر اعظم میں سے کون ہیں؟ دیکھیں جی, بدقسمتی سے میں آئیڈیل تو نہیں ابھی کسی کو کہہ سکتا. اپنی اپنی بساط کے مطابق سب لوگوں نے کچھ نہ کچھ ڈیلیور کیا ہے. جی ہاں, سب لوگوں نے کیا ہے جی, کہ جی ہاں سب لوگوں نے کیا ہے اپنی جو ادراک کے مطابق, اپنی بساط کے مطابق بڑا خوبصورت ڈیلیور کیا. لیکن اس کے باوجود اس ریاست میں بڑی کمیاں رہ گئی ہیں. اور جس طرح آپ ابھی بات کر رہے تھے آزادی کے اعتبار سے, کشمیر کے حوالے سے, تو اس حوالے سے بھی میرا موقف یہ ہے کہ ہم وہ ادراک نہیں کر سکے. ہمارا آغاز ہی غلط تھا, ہم نے نعرے ہی کچھ غلط دیے, ہم نے اس کو جذبات کی نظر کیا. نعرہ لگا کشمیر بنے گا پاکستان, نعرہ لگا کشمیر بنے گا دارالاسلام, نعرہ لگا کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے, نعرہ لگا کبھی کچھ اور کبھی کچھ. حضور والا, اصل نعرہ کیا ہونا چاہیے تھا, پلیبیسائٹ یا کچھ اور؟ دیکھیں, خود ارادیت سے بڑی بات کوئی نہیں تھی. الحاق کا نعرہ آزادی کے بعد الحاق کر لیتے, خود مختار ہو جاتے, الگ بات تھی. میں نے جو پڑھا آج تک الحاق کی بنیاد پر یا اس نعرے کی بنیاد پر کوئی ریاست آزاد نہیں ہوئی. اور پھر ہم نے اگلی سٹیج پر جو غلطیاں کی, تحریک اپنے عروج پر تھی اور ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ ملیٹنسی کی تحریک بن کی.
इसको आजकल बल्कि माजी के दौर में भारत ने नॉन स्टेट एक्टर्स का नाम एक दिया। भारत ने कहा जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कैंप हैं और पाकिस्तान को अल्लाह न करे रोग नेशन या दहशतगर्द स्टेट करार दिलाने की कोशिश की। देखिए, बैनुल-अक़वामी सतह पर हम इस इशू को पेश ही नहीं कर सके। जिस कमेटी के चेयरमैन मौलाना फजल रहमान होंगे, वो हमारी बदकिस्मती नहीं है। हम इस तहरीक को कैसे आगे लेके जा सकते हैं? कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए इस्लामाबाद में कुछ बाखबर हलकों में उठना बैठना है मेरा। बाज़ अहबाब कहते हैं शायद हुसैन सैयद जैसा बंदा जो है वो डिजर्व करता है कि वो इस कमेटी को चेयर करे। आपके ख्याल में उन समेत और कौन लोग हैं जो कि इस काबिल हैं? मुशाहिद हुसैन सैयद एक लाइक आदमी है, मामलात को समझता है, फहम रखता है। वो मेरे ख्याल में, अगर लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, मेरे ख्याल में उसकी नज़र पूरी दुनिया पर है और वो इसको बेहतर तरीके से वो इसको चेयर कर सकते हैं। आखिरी बात आप बताएं, अंसर भाई यहाँ पे आए हैं, तमाम कश्मीरी पाकिस्तानी, ज़ाहिर है कि ये हमारे मीडिया पोर्टल्स हैं, न्यूज़ 27 के ज़रिए भी, बोल कश्मीर न्यूज़ और अवैस असलम मुगल, और इसी तरीके से मीरपुर न्यूज़, कोटली न्यूज़, मुजफ्फराबाद न्यूज़, कश्मीर न्यूज़ के ज़रिए सईद निशात काज़मी इस वक्त करोड़ों लोगों तक आपका ये पैगाम, आपका और अंसर भाई का पैगाम पहुँचाएंगे। आप कश्मीर की आज़ादी के हवाले से बहन भाइयों को कोई पैगाम देना चाहें तो दीजिए जनाब चौधरी अजीम मुश्ताक साहब। सबसे पहले तो मैं 27 का, न्यूज़ 27 का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये आपको बताऊँ कि ये एक इत्तेफाक है कि आजकल इन चैनल्स को लोग, मीरपुर के लोग बिलखसूस ज़्यादा दिलचस्पी से देख रहे हैं। तारीख़ आज़ादी के लिए मैं ये कहूँगा कि जो जुल्म सितम उन बहनों पर हो रहा है और उसका अरसा देख लें, हमें उसके लिए अपना रोल अदा करना है। उस चाहे मुल्की लेवल हो या बैनुल-अक़वामी, जिस तरह हमारे पास हमारा डायस्पोरा मौजूद है, उससे भी मुझे एक तो इख्तलाफ है कि आज तक तहरीक कश्मीर के लिए जो या हमारी लीडरशिप की या उन्होंने की है, वो फोटो सेशन तक या किसी एक इवेंट तक रहा और वो उस तरह बरतानी हुकूमत से इस इशू पर कोई मौक़िफ़ उनका नहीं ले सके जो मेरे ख्याल में लेना चाहिए। और अब वक्त है, जैसे कि CPAC का भी इन्होंने बात की है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई इतने अरसे बाद क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कहा था कि मेरे मुल्क की एक जोग्राफी पोजीशन है, आज उस जोग्राफी पोजीशन को पूरी दुनिया ने समझ लिया है और हमारे हुक्मरानों को भी पता चल गया है। और ये एक ऐसा हब बनने जा रहा है, एक ऐसी जगह बनने जा रही है जिससे दुनिया का गुजर होगा। और ये गुजर पुरअमन तभी हो सकता है जब मसला कश्मीर हल किया जाए इंशाअल्लाह। हबीब याद भी एक शायर थे कि वो कहते थे कि वो जो अभी इस राह गुजर से चाक गरेबां गुजरा था, उस आवारा दीवाने को जालब जालब कहते हैं। एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं, कहने वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। और उन्होंने लिखा था कि और सब भूल गए हर से सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। हमने जो भूल के भी शाह का कसीदा न लिखा, शायद आया इसी खूबी की बदौलत लिखना। जुनैद अंसारी की जाने नातवां पे सच लिखने की वजह से, सच क्या है प्रोग्राम करने की वजह से आफतें नाज़िल होती हैं, अल्लाह पाक बचा लेते हैं। इस सहाफ़त को आप कैसे देखते हैं? कोई करेक्टिव मेजर्स बताइए कि हमारी जान भी अदाब में ना फंसे और सच भी कहते हैं। देखिए, सहाफ़त के बारे में भी मुझे दुख तो है कि मैं सारे सहाफ़ियों को नहीं कहता, लेकिन अभी भी लोगों से आप अगर पूछें तो कोई अच्छी राय नहीं है। ज़्यादा सहाफ़ियों को किसी को ब्लैकमेलर कहा जाता है, कोई बेबुनियाद ख़बरें लगा रहा है। हमारा मेयार अभी वही है कि जीम सीन के साथ भाग गई है। वो एक मैं बात सुनाता हूँ, हमारे एक दोस्त हैं, उनका एक मुलाजिम है पठान, वो एक दिन अखबार उठाए पढ़ रहा था तो कहता है यार ये तितली की समझ आ गई है, ये बनोरा क्या होता है। वो भंवरे को बनोरा कह रहा था। इस मेयार से हमें बढ़ना है, हमें मसाइल को सामने लेकर आना है, हमें आलमी मेयार की सियासत के मेयार को अपनाना है। जो नाचीज़ की सहाफ़त है, इस पर क्या कहते हैं? जुनैद अंसारी साहब, मैं आपके आने से पहले अंसर अली खान को कह रहा था कि जुनैद अंसारी जो इंटरव्यू लेगा वो मैं ये कह सकता हूँ कि वो मुल्की लेवल का और कम अज़ कम लोकल लेवल का नहीं है। इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। अल्हम्दुलिल्लाह साहब, बड़ी जगह पे आप बैठे और बड़ी जगह पे बैठ के जो लोग होते हैं, जब अपने गरीबुल वतनों की बात करते हैं, अपने
वतन के रहने वाले गरीबों की बात करते हैं, उनके ज़ख्मों के ऊपर ठहार रखने की कोशिश करते हैं, उनका दर्द रफा करने की कोशिश करते हैं, तो सूरत मसीहा ही दिखाई देते हैं वो लोग। तो साहब अपने बहन भाइयों को आप क्या पैगाम देंगे कश्मीर की आज़ादी के लिए, जो पूरी दुनिया में डायस्पोरा रहता है, कश्मीर में जो लोग रहते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में जो कश्मीरी हैं, कश्मीर की उनके अंदर बसता है, कश्मीर का दुख, कश्मीर का दर्द और कश्मीरियों की आज़ादी का ख्वाब वो लिए फिरते हैं। लेकिन आज़ादी कभी तकरीरों से, नारों से, बातों से हासिल नहीं होती है। आज़ादी का एक प्रोसेस है। कश्मीरियों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, हमारे लाखों नौजवानों ने शहादतें पेश की हैं, हमारी माओं बहनों ने अपनी इज्जतें नीलाम की हैं, हमारे तालीमी अदारे तबाह हुए हैं। एक पूरी नस्ल है जिसकी कुर्बानी हमने दी है, और उसमें देखें कि उस स्टेजेस से कश्मीरी आगे चले गए। अब की जो जंग है वो सियासी, सफारती और इंटरनेशनल लेवल पर है। बैन अल-अक़वामी बरादरी को एहसास दिलाना कि कश्मीरियों का मसला हल किया जाए। हिंदुस्तान जो इस वक्त पूरी दुनिया को अट्रैक्ट कर रहा है इकानमी के एतबार से, हिंदुस्तान को ये जो कश्मीर इशू है ये उसके रास्ते में बड़ी रुकावट है। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो राइट डायरेक्शन पे चलें और इंटरनेशनल लेवल पे बसने वाले जो कश्मीरी हैं उनको साथ लेके चलें, तो हम कश्मीर की आज़ादी के लिए बड़ा काम कर सकते हैं। अब हाल ही में पिछले 12 महीनों में 2 दफ़ा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ये मामला डिबेट हुआ है और हमारे मेंबरान पार्लियामेंट की वजह से पॉसिबल। किसने काम किया है? ये हमारे जो मेंबरान पार्लियामेंट है उनके खालिद महमूद हैं, शबाना महमूद हैं, इमरान हुसैन हैं, नाज शाह हैं, यास्मीन कुरैशी हैं, इन सब लोगों ने, और हमारे लियम बर्न है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक वफात भी पागे थे, उनका भी थोड़ा बड़ा जी, जनरल काफमैन जो है उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत बड़ी तादाद में मेंबरान पार्लियामेंट है। लेकिन उनका एक क्वेश्चन है जुनैद भाई, वो अक्सर ये कहते हैं कि कश्मीर एक है, उसका मसला एक है, ये जो हजारों तंजीमें हैं और दुकानें उनका कश्मीर केस अपना अपना। मैं समझता हूँ कि एक जो हमारे आज़ाद कश्मीर के सियासतदान हैं अगर ये मेहरबानी कर लें, बजाय इसके कि ये अपनी अपनी पार्टीज़ के वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को पर तवज्जो दें, अगर ओवरसीज़ कश्मीरी को मुनज़्ज़म करें तो वो बहुत बड़ी ताकत है। हमें अपनी पार्टियों में तकसीम ना करें, हमें रहने दें वहाँ की पार्टियों के अंदर। अगर हम ब्रिटिश पॉलिटिक्स ब्रिटिश पार्टियों में रह के करें, और मैं समझता हूँ कि अगर 50% भी अपना टाइम वहाँ दें तो हम वहाँ ही नहीं बल्कि कश्मीर कौज के लिए और इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा असासा है और बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आप दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स पे इंटरव्यू देते हैं, नेशनल चैनल्स पाकिस्तान के भी आपको इंटरव्यू करते हैं। आज न्यूज़ 27 और इस खाकसार के साथ बैठना, गुफ्तगू करना कैसा लगा? आपका ब्लंट एंड स्ट्रेट आंसर क्या होगा? जुनैद भाई, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं सोशल मीडिया के हवाले से। अल्लाह ने आपको बहुत सलाहियतें दी हैं और जर्नलिज्म के अंदर जो एक जर्नलिस्ट में खूबियाँ होनी चाहिए अल्लाह ताला ने आपको वो दी हैं। मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसका दलेर होना, ब्लंट होना और इश्यूज़ पर अदराक होना, और जिस आदमी को इंटरव्यू करना उसके मतलब स्टडी और नॉलेज होना, वो सारी चीज़ें आप करते हैं। उस हवाले से मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप एक असासा हैं इस फील्ड में और आप बेहतर तरीके से हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट अंसर भाई का मेरे लिए। मैं ऑनर्ड हूँ, मुझे बहुत बड़ा ये खुशी है इस बात की, एजाज़ समझता हूँ मैं इसको अपने लिए। आज जितनी भी बातें यहाँ पे हुई हैं, आखिर में वही प्रोफेसर नज़ीर अंजुम का शेर पढ़ूंगा। नारा ही नहीं ईमान है ये आज़ादी के मतवालों का, कश्मीर का ज़र्रा ज़र्रा है कश्मीर के रहने वालों का। साहब, कश्मीरियों से भी पूछ लीजिए वो क्या चाहते हैं। कश्मीर का मसला ज़मीन का नहीं, पहाड़ों का नहीं, जंगलों का नहीं, दरियाओं का नहीं, पानी का नहीं, बर्फ़ का नहीं, ग्लेशियर का नहीं, ये 1.5 करोड़ से ज़ायद इंसानों की ज़िंदगी और मौत, उनकी आज़ादी का मसला है। प्लेबिसाइट, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का मसला है। खुदारा 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 मुहज़्ज़ब कौमें अपना अपना हिस्सा डालें और अपना अपना फ़र्ज़ अदा करें। यही बात अंसर अली खान साहब बरतानिया से आके कह रहे हैं, यही बात चौधरी अज़ीम मुश्ताक ने कही है। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?